क्वार्टर नंबर N20 में क्या हुआ था, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को देखा, जिसने भी इस कहानी को पढ़ा, जिसने भी इस कहानी को जाना, वो सन्न रह गए, क्योंकि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आप लोगों का पक्ष मजबूत रहा हमेशा, क्योंकि टेप बांध दिया गया था मुंह पे, गैस ब्लास्ट करने की भी बात कही जा रही थी। गैस ब्लास्ट करने की बात कही जा रही थी। मारने का तरीका जो होता है ना, ये जो प्रकरण है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आता है। और कैसे आता है? दरवाजे पर जो लिखा था उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लिखा था, मंजू के बारे में बताना बहुत कुछ है, यह कम है। मंजू की वजह से मेरा भाई फांसी लगा लिया। मंजू सबके साथ सोती थी, 4-5 लड़कों को धोखा दी है। हमें बोली कि मंजू शर्मा को मार दो, मैं शर्मा को मार दिया। हमारी बेटी और दमाग घर पे जल रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। और उसने अपनी आवाज बदल करके ये बात कही थी। तो इस तरह से वो ये साबित करना चाह रहा था, और खुद को भी मरा साबित करने के लिए ऐसी साजिश और षड्यंत्र रची जो 48 घंटे तक चली। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी उसने बताई, जो साजिश के पीछे की कहानी बताई, उसे सुनकर सब सन्न रह गए। इक्कीस जनवरी 2020, आज से ठीक 6 साल पहले की बात है। जिस क्वार्टर को आप देख पा रहे हैं N20, ये भिलाई के चर्चित कॉलोनी तालपुरी परिजात है। और इसी N20 क्वार्टर में 3 लोगों की लाश मिलती है। एक रवि शर्मा नाम का युवक, जिसने तीनों की हत्या की और खुद को भी मरा साबित करने के लिए ऐसी साजिश और षड्यंत्र रची जो 48 घंटे तक चली। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी उसने बताई, जो साजिश के पीछे की कहानी बताई, उसे सुनकर सब सन्न रह गए। अब कोर्ट ने आरोपी रवि शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई है, मौत की सज़ा सुनाई है। यानी कि 21 जनवरी 2020 को जिस रवि शर्मा ने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। इसकी पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और तालपुरी के परिजात में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर उस दिन एक खौफनाक कांड हुआ था। और इस दरवाजे पर लिखा हुआ था, मंजू शर्मा बेवफा है, उसका अफेयर है और वो सबके साथ सोती है। उसे बदनाम किया गया, बदनाम करने की साजिश रची गई। मंजू शर्मा की 1.5 महीने की एक बच्ची थी, उसे भी मार डाला था रवि शर्मा ने। रवि शर्मा उसका पति था और मंजू शर्मा उसकी दूसरी पत्नी थी। साथ ही साथ रवि शर्मा ने खुद को भी मरा साबित करने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे कोई फिल्म डायरेक्टर देख ले तो उस पर पिक्चर भी बन जाएगी। इस हत्याकांड में 6 साल बाद फैसला आया है। दुर्ग कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है रवि शर्मा को। तो आज इस कहानी को हम रिकॉल करते हैं कि आखिर 21 जनवरी 2020 को इसी तालपुरी के परिजात क्वार्टर नंबर N20 में क्या हुआ था, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को देखा, जिसने भी इस कहानी को पढ़ा, जिसने भी इस कहानी को जाना, वो सन्न रह गए, क्योंकि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। रवि शर्मा खुद को होशियार समझता था, लेकिन उसकी होशियारी सिर्फ 48 घंटे चली। उसने एक ऐसे युवक की हत्या की जिसका इस केस से, इस रवि शर्मा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी उसे मार डाला। एन राजू नाम था भिलाई का वो युवक जो उसे शराब भट्टी के पास मिला था। मंजू शर्मा उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी 1.5 माह की बेटी निशा शर्मा। सभी इसी जगह पर रहते थे। एन राजू तो दूसरी जगह रहता था, उसे अपने साथ लेकर वो आया हुआ था हत्या वाली दिन। दोपहर में वो अपनी बाइक में बिठाकर एन राजू को लेकर आता है इसी फ्लैट में, और फ्लैट में लाने के बाद अंदर क्या होता है ये किसी को बाहर पता नहीं था। सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे वो बाहर निकलते हुए दिखता है रवि शर्मा, और सुबह सुबह अपनी सास को फ़ोन करता है अपनी पत्नी के नंबर से। कहता है कि तुम्हारी बेटी जल रही है, बचा सकती हो तो बचा लो। लेकिन इस आवाज़ को मंजू शर्मा की मां ने पहचान लिया। मंजू शर्मा की मां ने अपनी नातिन को फ़ोन दिया, उसने भी उसकी आवाज़ को पहचाना, और एक बच्ची ने कहा, पापा आप बोल रहे हो क्या? क्योंकि रवि शर्मा इस केस में ये बताना चाह रहा था कि उसकी हत्या हो गई है।
मंजू शर्मा के प्रेमी ने हत्या कर दी है, जो इस केस में कोई प्रेमी है ही नहीं। रवि शर्मा ये साबित करने में लगा हुआ था कि मंजू शर्मा का अफेयर है दूसरी जगह पर और उसके प्रेमी ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है, और इसीलिए उसने एक ऐसे डेड बॉडी का इंतज़ाम किया, एक ऐसे युवक का इंतज़ाम किया जो बता सके कि जो मरने वाला शख्स है वो रवि शर्मा ही है। और इसीलिए उसने एन राजू को चूज़ किया, उसे शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद इस क्वार्टर में लेकर आया और लाने के बाद उसकी हत्या की। हत्या कैसे की ये भी आप सुनिए। मुंह में टेप बांधा गया, टेप बांधने के दौरान उनकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद गैस को जलाया गया और ब्लास्ट करने की तैयारी थी। घर में आग लगाई गई ताकि किसी को कोई भी सबूत ना मिले और कोई पहचान न सके कि जो मरा हुआ शख्स है वो रवि शर्मा नहीं एन राजू है। लेकिन उसका चेहरा ठीक से जला नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उसे पहचान लिया कि ये रवि शर्मा नहीं है, ये कोई और है। डीएनए सैंपल हुआ, तमाम जांच की गई। 48 घंटे बाद पता चला कि जिस युवक की इस घर में लाश मिली है वो एन राजू है। रवि शर्मा को 48 घंटे बाद राउरकेला से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसने पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। इस केस से जुड़े कई सारे पहलू हैं जिसे आज आपको मैं बताने वाला हूं, और इस चर्चित ट्रिपल मर्डर केस को सुनकर हर कोई हैरान है। तब तत्कालीन थाना प्रभारी थे भिलाई नगर के सुरेश कुमार ध्रुव। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना था कि मेरे 20 साल के कैरियर में तालपुरी परिजात कॉलोनी का यह हत्याकांड आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 21 जनवरी 2020 की सुबह एक फ़ोन आता है कि आग जनी हुई है। फ्लैट N20 पहुंचने पर कमरा पूरा धुएं से भरा हुआ था। जब पुलिस टीम आई थी वहां मंजू शर्मा, उसकी 1.5 माह की बच्ची निशा और बिस्तर के नीचे एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। जांच में पता चला कि यह थ्रिलर फिल्म जैसी साजिश थी। आरोपी रवि शर्मा ने भिलाई में झूठ बोलकर दूसरी शादी की थी। वह दूसरी पत्नी और बच्ची और एक अनजान व्यक्ति राजू की हत्या कर खुद को मरा घोषित करना चाहता था ताकि अपनी पहली पत्नी के साथ उड़ीसा में नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उसने गुमराह करने के लिए दरवाजे पर फर्जी नोट भी लिखा था। नोट में क्या था मैं आपको बताता हूँ। आरोपी रवि शर्मा ने दरवाजे पर जो लिखा था उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लिखा था, मंजू के बारे में बताना बहुत कुछ है, यह कम है। मंजू की वजह से मेरा भाई फांसी लगा लिया। मंजू सबके साथ सोती थी, 4-5 लड़कों को धोखा दी है। हमें बोली कि मंजू शर्मा को मार दो, मैं शर्मा को मार दिया। मेरा फोटो खींच कर रख ली, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी इसलिए इसे भी मार दिया। मंजू के साथ घर वाले भी मिले हुए हैं। मंजू की गलती सजा 2 लोगों को मिली है, इसलिए दोनों से माफी मांगता हूँ। मंजू की वजह से आपको भी मरना पड़ा। अभी इसके दोनों बहन को मारना है। महेश को साथ में मिलकर मेरे भाई को मारे हैं। कानून से माफी मांगता हूँ और ये लोग सजा यही है। मैं आऊँगा सजा के लिए उचित वक्त पर। मंजू के घर में मेरे भाई के बारे में पता चला है। और आखिरी में उसने एक नाम लिखा था, संजय देवांगन आर्मी। आखिर ये संजय देवांगन आर्मी कौन है, इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि रवि शर्मा ने ही पूरी कहानी गढ़ी थी, पूरी साजिश रची थी और आखिरी में संजय देवांगन का नाम लिख दिया था ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। और जब टीम पुलिस की पहुंची थी उसने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स और रायपुर से किए गए कॉल का एक सहारा लिया। राजू के शव की शिनाख्त और रवि की हैंडराइटिंग रिपोर्ट, क्योंकि दरवाजे पर हैंडराइटिंग में उसने ये पूरी बात लिखी थी। हैंडराइटिंग रिपोर्ट सबसे बड़ी कड़ी बनी और कॉल डिटेल, क्योंकि पुलिस हर मामले में कड़ी जोड़ती है कि कैसे एक घटना पूरी अंजाम दिया गया है, कैसे आरोपी है उसे साबित करेगा है। तो कड़ी जोड़ने का काम पुलिस ने किया। और जब सिलेंडर खोलने के बाद विस्फोट नहीं हुआ, ये भी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सिलेंडर को रखा गया था कि अंदर ब्लास्ट हो जाए और ब्लास्ट करने के बाद जो चीज़ें होती तो शायद मंजर कुछ और ही होता। पुलिस ने बताया कि 48 घंटे के भीतर उसे राउरकेला स्टेशन में पकड़ा गया और पकड़ कर लाने के बाद उससे पूछताछ की गई, तब उसने पूरी कहानी बताई है। और एक और आपको बताता हूँ कि पुलिस जांच में ये भी बात सामने आया कि रवि पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी और उसके बच्चे राउरकेला में रहते थे। भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी की थी। उसके चरित्र पर शक करता था और योजना के तहत वो सेक्टर 6 शराब दुकान गया और एक अर्धविकसित युवक जिसका नाम एन राजू था उसे बहला फुसला कर लेकर आया। शराब
नाक में नींद की गोली मिलाई, उसे बेहोश किया और बेहोश करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसने अपने आप को डमी के रूप में साबित किया। ये बताने में लगा रहा कि वो जिस व्यक्ति की लाश मिली है वो रवि शर्मा है। इसके अलावा पुलिस ने जांच में कई सारे खुलासे किए और ये मामला 6 साल तक चला। जिन वकीलों की टीम ने इस केस को कोर्ट में लड़ा है, तर्क प्रस्तुत किए, गवाह प्रस्तुत किए, कड़ियाँ जोड़ी, उन वकीलों से हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने बात की है। वो भी आप आगे सुनेंगे। वकील साहब ने क्या कुछ बताया है, जो सरकारी वकील है, जिन्होंने इस केस में मदद की, जिन्होंने इस केस में पूरा काम किया और आरोपी रवि शर्मा को फांसी की सज़ा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको भी आप सुनिएगा, क्योंकि फैसला कल आया है, तो इसलिए इस केस को रिकॉल करना ज़रूरी था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। 21 जनवरी 2020 की वो तारीख क्या थी और भिलाई में ट्रिपल मर्डर केस इतने चर्चा में क्यों आया था। ये स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। तालपुरी के परिजात का वो चर्चित ट्रिपल हत्याकांड, जिसमें 6 साल बाद आरोपी रवि शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिस टीम ने काम किया है, यानी कि सरकारी वकीलों ने, हमारे साथ अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे जी हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है, जिनके कारण इस आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा मिली है। बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद सर। मुझे शॉर्ट में पहले बताइएगा क्या पूरा मामला था, कितना ये रेयर मामला था कि न्यायालय ने इतना बड़ा सज़ा सुनाया है? सर, ये रेयर मामला तो था ही, क्योंकि 2020 का मामला है, तालपुरी के क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर क्या होता है कि 20 तारीख को 20/1/2020 को रात में एक आरोपी जो है रवि शर्मा, वो एक आदमी को लाता है अपने यहाँ, अपने जैसे दिखने वाले आदमी को लाता है और उसकी हत्या करता है। अपनी मिसेज की करता है हत्या और अपनी लड़की की हत्या करता है और हत्या करके वहाँ से भागता है तो राउल किला में इसको गिरफ्तार मतलब जब पुलिस के द्वारा किया जाता है गिरफ्तार, और ये मामले का फिर क्या है कि ओपन खुलासा होता है। मामले की तह ऐसी है कि जब ये आरोपी ने हत्या किया और जब हत्या करके ये भाग रहा था, तो मृतिका का मोबाइल था। उस मोबाइल से ये रायपुर स्टेशन पहुंच करके ये फ़ोन लगाता है अपनी सास को कि आपकी बेटी और दामाद जल रहे हैं। अच्छा। और इसकी जो मृतिका की एक लड़की है, जो उसके पहले जो थे पति उससे, तो उसको भी पहले वो फ़ोन उठाती है। तो वो जब फ़ोन उठाती है तो वो पूछती है कि पापा आप बोल रहे हैं क्या? और फिर वो वो पहचान जाती है। फिर अपनी नानी को फ़ोन देती है, तो नानी भी बोलती है दामाद जी आपका आवाज़ है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो तुरंत फ़ोन को काट देता है। वहाँ से इनको शक होता है। फिर ये जाते हैं, जब इसकी माँ और जो भाई, जब इनको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी दामाद जल रहे हैं, तब ये जाती है वहाँ पर, जहाँ घर पे रहते हैं लोग तालपुरी में, वहाँ जाके देखते हैं तो वाकई में पूरा आग वहाँ पर लगे रहती है। तब फिर ये कार्रवाई होती है, फिर पुलिस आती है, फिर विवेचना फिर जो भी होती है, जैसा भी विवेचना में फिर उसका आरोपी पाया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है। पूरा कहानी का मामला ऐसा है। क्या क्या सबूत आप लोगों ने पेश किया, क्योंकि बचाव पक्ष ने भी बहुत दलीलें दी होंगी, आप लोगों का पक्ष मजबूत रहा हमेशा, क्योंकि टेप बांध दिया गया था मुंह पे, गैस ब्लास्ट करने की भी बात कही जा रही थी। गैस ब्लास्ट करने की बात कही जा रही थी। मारने का तरीका जो होता है ना, ये जो प्रकरण है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आता है। और कैसे आता है? क्योंकि इसमें परिस्थितियाँ मायने रखती हैं, और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जितनी भी परिस्थितियाँ उसमें दिखाई जा रही थी, वो सब इस श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त थी। कैसे? जैसे कि वहाँ पर जो घटना स्थल पर जो क्या है कि 2 नग, जैसे वहाँ पर शराब की जो शीशियाँ पाई गई, नींद की गोलियों के रेपर पाए गए, और वहाँ पर जो है टेप से पूरा बंधा हुआ जो पूरा मतलब मृतकों का जो मुंह पाया गया, हाथ पैर पाए गए, सब शरीर पाया गया, तो ये पूरी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक वहाँ पर दरवाज़ा था, उस दरवाजे पर एक इबारत लिखी थी जो किसी अन्य आदमी के नाम पे लिखी थी कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बोल रहा हूँ, और मैं जो है मृतिका को, वो मैं अपने प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है और मैं इसको मार रहा हूँ, और जो उसी की लिखावट में लिखी हुई थी। और मृतिका का जो मोबाइल है, वो मोबाइल आरोपी के पास से पाया जाना, वो सबसे प्रमाण पत्र है, वो सबसे पुख्ता प्रमाण है कि भाई जब आप घटना स्थल पर जब मृतक की उपस्थिति जब प्रमाणित हो गई, और जब उसका मृतिका का जो है मोबाइल, वो आपके पास में किस तरह से आया, और जो सुबह उसने जो फ़ोन लगाया, उसकी लड़की ने जो फ़ोन उठाई, मतलब मृतिका की जो लड़की ने फ़ोन उठाया, आवाज़ को पहचान दिया, और उसकी माँ ने जो फ़ोन उठाई, उसने आवाज़ को पहचान लिया। जब उनका प्रति परीक्षण हुआ तो वो जो थे शब्द, वो प्रति परीक्षण में अकाट्य रहे। उसको जो है जो डिफेंस ने उसको नहीं काट पाया, तो वो वहाँ से प्रमाणित है कि यही आरोपी था, इसी ने हत्या की है। और जिस तरह से हत्या की है, जो ढंग है हत्या करने का, कि लाया, फिर उसको नशे में ला करके उनके मुंह हाथ को, जिंदा आदमी को टेप से बांधा, उनकी मृत्यु किया,
और उस आदमी को मारने के बाद में गैस को ला करके, गैस चूल्हा ला करके, जो गैस चूल्हा होता है वो चूल्हे पे लकड़ी वकड़ी को रख करके जो उसको जलाने का प्रयास किया ताकि ये लगे कि वो आरोपी ही है और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये प्रयास किया। और गैस के नॉब को ओपन करके वहाँ से निकल गया था कि यदि वो ब्लास्ट हो जाता है तो किसी के हाथ में कुछ सबूत आएगा ही नहीं। लेकिन मतलब पुलिस, लेकिन किस्मत है कि वो सब हुआ नहीं और पुलिस मतलब जब मौके पर पहुंच गई तो ये सब हुआ और पहचान आई और अपनी पत्नी की हत्या किया, मुंह नाक टेप से बांध के उसकी भी वैसी हत्या किया है। और किसी निर्दोष असहाय जो एक लेडीज होती है वो तो मानसिक जो निर्दोष था, बेगुनाह था, उसकी तो हत्या किया ही किया। साथ में जो पत्नी जो उस पर आश्रित थी, जो असहाय थी, उसकी भी जो जीवित अवस्था में जो उसने हत्या किया वो। और दूसरा एक निर्दोष 2 माह की जो लड़की थी, भाई उसका क्या दोष था? अगर आपको आपकी इस पत्नी के साथ में यदि मान लो अगर जीवन नहीं गुजारना था तो आप इसको छोड़ देते, मारने की क्या ज़रूरत थी, हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सब चीज़ें हैं जो उसको विरलतम से विरलतम क्या है कि श्रेणी में लाती हैं। और इसी को क्या है कि इन सब चीज़ों को जो हमारे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश हैं यशवंत कुमार सारथी साहब ने देख करके इसमें मृत्यु की सजा सुनाई है। इसमें 3 छोटी-छोटी चीज़ें और जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहले क्या कारण सामने आया होगा और दूसरा कितनी गवाहियाँ आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी मेहनत की आप लोगों की टीम ने, और लास्ट में कोर्ट की क्या टिप्पणी थी वो भी बताइएगा। कारण सामने आया है। हाँ, कारण पहले बता दीजिए। कारण ये सामने आया है कि मृतक जो है वो अपनी पत्नी के चरित्र पे शक करता था और इसी वजह से उसने मारा है। और मृतक की पहली एक शादी हो चुकी थी वो, और उसकी जो सूचना है इसको मिल चुकी थी, जो मृतक की दूसरी पत्नी जो मृतका थी इसको। और इसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद भी होता था और इसी विवाद के चलते इसने सोचा कि मैं अब पूरा मामला ही निपटा देता हूँ। अगर क्या जिंदगी अगर क्या जीवित नहीं रहेगी तो कोई मैटर ही नहीं रहेगा, नहीं तो आगे क्या है कि दिक्कत आएगी। ऐसा सोच करके इसने योजनाबद्ध तरीके से इस मामले का अंजाम दिया है। बच्ची से भी छुटकारा पाना चाहता था। बच्ची से छुटकारा पाना चाहता था। अब क्या है, लड़की हो गई तो लड़की होने के बाद ये और दिक्कत में आ गया कि अब तो लड़की हो गई यार, अब मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से, भागूंगा कैसे? किराए का घर था। हाँ, किराए का घर था सर। कितनी गवाहियाँ हुई होगी, कितना टोटल 21 गवाहियाँ हुई हैं। और जब न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई तो रेस मामला बताया होगा, क्या जिस आपने टिप्पणी करी कि एक एग्जाम्पल सेट होगा, आप लोग की मेहनत भी कहीं ना कहीं सफल हुई? नहीं, आजीवन कारावास और क्या है मृत्युदंड पे तो बहुत समय से न्यायालय ने भी मतलब इसमें ये मतलब सोच ही रहा था, मतलब विचार तो हो ही रहा था, चल रहा था कि क्या निर्णय दे, क्योंकि क्या है मृत्युदंड भी देना इतना आसान नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ पूरी होनी चाहिए मृत्युदंड के लिए। और मैंने फिर न्यायालय को सारी बातें बताई कि हाँ भाई, इस परिस्थितियों में ये दंड ही पर्याप्त है। आजीवन कारावास यदि दिया जाता है ऐसी स्थिति में तो वो क्या अपर्याप्त होगा। और दूसरी बात, अभी यहाँ से क्या होता है सर कि हाई कोर्ट में मामला पहुँचते पहुँचते वहाँ से थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है मामला। मैंने कहा सर आप अपना काम कीजिए, आपको जो लगता है अब वो आप निर्णय दीजिए, मामले की परिस्थितियों को गंभीरता को देख करके आप क्या अपना निर्णय दीजिए, हाई कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है। ये सब चीज़ें थी और परिस्थितियों को मैंने रखा सामने, एक एक परत जो थी परिस्थितियों को मैंने रखा सामने, और सारी चीज़ों में आखिर में ये बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। न्यायाधीश कौन थे? हमारे ये तो तृतीय अपर सत्र है न्यायाधीश हैं, तो यशवंत कुमार सारथी साहब हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया है। कुछ उन्होंने ऐसा कमेंट किया, तर्क दिया लास्ट में कि ये सज़ा, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए करके? जैसे कोर्ट का कभी भी एक कमेंट आता है जब भी कोई फैसला देते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा? नहीं, सज़ा को क्या है कि देने के बाद में बहुत अच्छा उन्होंने किया, महसूस कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज जिस तरह से अपराध की जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अपराध जो बढ़ रहे हैं, उस बढ़ते हुए अपराध में एक ऐसा निर्णय आना बहुत आवश्यक था और बहुत ही अच्छा निर्णय है, मैसेज जाएगा समाज में। हालांकि बचाव पक्ष के पास चैलेंज करने के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन है, अपील हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। ये पूरी टीम आप देख सकते हैं कि यही टीम जो है इन्होंने यहाँ सफलता दिलाई है। शुक्रिया सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो एक ऐसा मामला जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट था, उसमें मृत्युदंड की सजा हुई है। हालांकि वो चैलेंज कर सकते हैं, पर ये अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है। आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आरोपी ने अपने आप को मृत घोषित करने का प्रयास किया था। उसने सबसे पहले काम ये किया था कि अपने जगह पे एक निर्दोष व्यक्ति को लाकर अपने घर में उसने उसको मारा था और उसको जलाने का प्रयास किया था। दूसरा प्रयास उसने ये किया कि घर से निकलने के बाद मंजू, जो कि उसकी पत्नी थी,
उसके फोन से मंजू की मां को उसने फोन किया और ये बताने का प्रयास किया कि उसके जो शब्द थे वो ये थे कि तुम्हारी बेटी और दमाग घर पे जल रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। और उसने अपनी आवाज बदल करके ये बात कही थी। तो इस तरह से वो ये साबित करना चाह रहा था कि रवि सहित उसकी पत्नी बच्चे को किसी ने मार दिया है और वहां से वो चला गया है। और एक दूसरा काम उसने ये भी किया घर से निकलने से पहले कि अपने बेडरूम के दरवाजे पे उसने कुछ चौक में लाइनें लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि मंजू शर्मा बेवफा है, उसके पति और बच्ची को उसे बेवजह मारना पड़ा है, और नीचे में एक व्यक्ति का उसने नाम लिखा था। तो इस तरह से उसने पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है कि वो जो मृतक व्यक्ति वहां जो पड़ा है वो रवि शर्मा है और एक पूरे परिवार को किसी और ने मारा। तो लेकिन इत्तफाकन जो उसका प्रयास था आरोपी का कि वो पूरे घर को, पूरी बॉडी को जला दे जिससे उसकी पहचान मिट जाए, लेकिन चूंकि चेहरा नहीं जल पाया था उस व्यक्ति का, इसलिए उसको जब उसके चेहरे से टेप को खोला गया तो वो रवि शर्मा नहीं था, कोई अनजान व्यक्ति था। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि रवि शर्मा ही उन तीनों को मार करके वहां से फरार हो गया है। अब जब वो पकड़ा गया तो उसने इन सारी बातों को कबूल किया और विवेचना के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें ये था कि जो दरवाजे जो चाक से इबादत लिखी गई थी उसको हमने हस्तलिपि विशेषज्ञ का परीक्षण करवाया, तो वो जो लिखावट थी वो रवि शर्मा का ही पाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उस पूरे इलाके के, जिसमें ये मिला था कि दोपहर के वक्त जब वो उस व्यक्ति को, जो राजू नाम का व्यक्ति था जिसके बाद में पहचान हो पाई थी, उस व्यक्ति को लाते समय वो मोटरसाइकिल से आते हुए अपने घर की तरफ आते हुए दिखता है और सुबह 3:30 पौने 4 बजे के आसपास अकेले अपने घर से जाते हुए दिख रहा है। तो साफ जाहिर था जिसको लेके आया है वो उसको मारा है और रवि शर्मा ही उसको मार के निकल रहा है। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें जो टेप लगा हुआ था चेहरे पर उसका केमिकल एग्जामिनेशन कराया गया और बेहोशी के लिए जो उसने कुछ दवाइयां इस्तेमाल की थी उसका भी परीक्षण करवाया गया। इस तरह से उसके अलावा और जैसे न्यायालय में 164 न्यायालयीन कथन करवाए गए थे, जिसमें उस बच्ची ने उस आदमी जब सुबह उसने जब उसने बात की थी तो उसकी आवाज, उसकी पहचान ली थी, ये सब बातें उसने कोर्ट में बताई थी। इस तरह से पूरे केस को हमने कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास किया था, पूरे घटनाक्रम को, और एक अच्छा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था और सारे सबूतों को न्यायालय में उसको प्रूफ करने में भी हम सफल रहे। और जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की बात है, क्योंकि वो बच्ची 1.5 महीने की थी, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती थी, उसकी मौत हुई, उसको मारा गया था। दूसरा, वो जो व्यक्ति था जिसको अपनी जगह पर उसने मारा था वो मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ व्यक्ति था, जो उसके साथ क्या हो रहा है इस बात का उसके अंदर अंदेशा नहीं था, नहीं अपनी सुरक्षा की स्थिति में था। इस तरह से ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में था और इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा इसे फांसी की सजा दी गई।